अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी टॉपिक है, एज सच मैं इसको मेन चैनल पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। मैं आप थोड़े से इजी होकर आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर बात करना चाह रहा था। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक नई मिलिट्री कमांड जो इस्टेब्लिश की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या फिर जॉइंट डिफेंस फोर्सेस कमांड, जहां पर तीनों हमारी जो मिलिट्री कमांड्स हैं वो जॉइंट कमांड के अंडर काम करेंगी। मतलब कि तीनों कमांड्स को आप एक कमांड के अंदर मर्ज कर देंगे। तो आज जो है वो, क्योंकि इस जो मिलिट्री कमांड है, नई कमांड है, उसका आई थिंक सो कि पहला दिन था या कुछ इस तरह था, उससे रिलेटेड कोई GHQ रावलपिंडी में कोई इवेंट है। तो साथ ही साथ उसको चेकआउट करते हैं एंड साथ ही साथ आपके साथ बात करेंगे कि असल में व्हाट इज़ दिस, क्या हो रहा है, सही हो रहा है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इन सबको आपके साथ चल के डिस्कस करेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की तरफ से सलामी पेश करने की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। अब से कुछ देर बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री। Okay, I think so. I don't know anything that much about military traditions. ये एक I think so ये भी एक military tradition ही है कि आप जब भी कोई नई कमांड इस्टेब्लिश होती है तो नए चीफ को यहाँ पर ट्राई सर्विसेज के जो दस्ते हैं, मार्चिंग कॉलम्स हैं, वो सलामी पेश करते हैं। तो दिस इज़ मिलिट्री ट्रेडिशन जो कि अराउंड द वर्ल्ड फॉलो की जाती है। एज सच इसमें इतना कुछ वो होने वाली बात नहीं है। हिलाले जुर्रत को गार्ड ऑफ ऑनर सलामी पेश करेगा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, निशान इम्तियाज मिलिट्री, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, निशान इम्तियाज मिलिट्री, हिलाले जुर्रत भी तकरीब में शामिल होंगे। ओके, सो नाउ कोर थिंग अबाउट दिस होल थिंग इज़ कि यहाँ पर तीनों सर्विसेज चीफ जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड एसेंशली जो एक जॉइंटनेस की बात की जाती है, सिनर्जी की बात की जाती है कि तीनों मिलिट्री के जो ब्रांचेस हैं उनको सिनर्जाइज तरीके से पीस टाइम्स में भी और वॉर टाइम्स में भी रहना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर कमांड है ये इसी चीज़ का एक अमली सबूत है, या फिर आप इसको एक लाइव एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जो पिछले कुछ सालों से एक चीज़ हमारी मिलिट्री के अंदर मिसिंग थी, जॉइंट सर्विसेज सिनर्जी, उसको अब यहाँ पर एक अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसके ऊपर एक्चुअली में फिज़िकल में इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो जिस तरह से जो कमेंटेटर हैं उन्होंने कहा कि सर्विसेज चीफ तीनों प्रेजेंट हैं, आर्मी चीफ भी होंगे, नेवल चीफ भी होंगे, एयर चीफ भी होंगे। तो ये हमारी मिलिट्री की एक जॉइंटनेस को दिखाती है कि जो भी नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है उसमें नेवी भी ऑन बोर्ड है, उसमें एयरफोर्स भी ऑन बोर्ड है। आज की ये तकरीब मार्के हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है, जिससे अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। ख़वातीनो हज़रात, चीफ ऑफ अब मेरा यहाँ पर क्या ख्याल है कि पीस टाइम्स में अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती, इसको समझने में जो है वो इशू क्रिएट होता। लेकिन अब ये फ़ैसला, क्योंकि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और जो हमारा मार्का हक हुआ है जिसमें ऑपरेशन ज़रबे करार और बाकी सारे ऑपरेशंस आते हैं जो कि हमने इंडिया की रिटेलिएशन में कंडक्ट किए, तो उनसे जो लेसन्स हमने सीखे हैं उनका एक निचोड़ कह सकते हैं ये सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं या डिफेंस फोर्सेस हैं। ये जो नई कमांड है ये इस वजह से इस्टेब्लिश की गई हैं क्योंकि कुछ लेसन्स हमने यहाँ पर मे के कॉन्फ्लिक्ट से सीखे हैं। तो जब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन होती है तो इस चीज़ का एडवांटेज होता है। पीस टाइम्स में अगर मे का स्टैंड ऑफ ना हुआ होता और फिर अचानक से पाकिस्तान की मिलिट्री जो है ये डिफेंस फोर्सेस का इनिशिएटिव लेते तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन अब यहाँ पर हमने पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कि कहीं ना कहीं हमारी तीनों फोर्सेस में सिनर्जी जो है उसका लेवल थोड़ा सा कम है। तो इसको अब और इंक्रीज़ करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है।
तो वॉर के अंदर लेसन सीखना, दिस इज एक्चुअली रियली गुड थिंग। एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री हिलाले जुर्रत वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। मार्का हक जनूबी एशिया का वो तारीखी मार्का था जहां दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी और पाकिस्तान को अल्लाह सी नाउ, मैं पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के जो ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस हैं, हमारी मिलिट्री पिछले चंद दिनों से जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है। पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर हमने कई दफ़ा सुना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट है उसके तहत मई के स्टैंड ऑफ में पूरे तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिहेव किया, जिसमें साइबर कमांड भी थी। उसके बाद आपके जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो भी साथ आ जाती है, साथ ही साथ आपकी जो काइनेटिक डोमेन है वो भी आ जाती है, जहाँ पे एक्चुअल में आपकी जो एयरफोर्स है वो किस तरह से काइनेटिक वे के अंदर रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सारी चीज़ें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में आती हैं, जहाँ पर आपका एरियल कंपोनेंट, आपके यूएवी ऑपरेशंस, उसके बाद आपके लॉइटिंग म्यूनिशन ऑपरेशंस, उसके बाद एयर डिफेंस ऑप्स, ये सारे ऑपरेशंस मिलके मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं कि आप मल्टी डोमेन यानी कि हर डोमेन से आप एनिमी को उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अब ये स्ट्रेटजी एयरफोर्स से निकल के मतलब आर्मी में भी आ रही है और नेवी के अंदर भी आ रही है। मतलब तीनों फोर्सेस मिलकर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगी, और एसेंशियली ये नेक्स्ट जनरेशन की वॉर लड़ने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ताला की नुसरत से कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के 7 जहाज मार गिराए, जिनमें 4 रफाल तैयारों समेत S-400 बैटरी सिस्टम को भी तबाह किया गया। सी देर अगेन इंटरेस्टिंग कि आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिली कि 7 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें 4 रफेल्स, 1 Su-30 MK, 1 मिराज 2000, 1 MiG-29 और एक हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। ठीक है, 4 ये एयरक्राफ्ट और 4 आपके रफेल। एंड इम्पॉर्टेंटली अलॉन्ग विद मल्टीपल S-400 बैटरीज। ख़वातीनो हज़रात, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ निशान इम्तियाज मिलिट्री तमगा बसालत वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। मार्का हक में एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद का बरमला दिफा किया। नेवी की मुस्तैद तैयारी और आला दिफाई बंदोबस्त की बदौलत भारतीय नेवी ने समंदर की तरफ से जंग छेड़ने की जुर्रत नहीं की। सी ऑल्दो नेवल डोमेन में अगेन एक आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑल्दो वहाँ से इंडिया ने कुछ मिस एडवेंचर की कोशिश नहीं की, और इसके पीछे वजह ये थी बिकॉज कैपेबिलिटी तो तब भी आपके पास मौजूद थी इंडियन नेवी के पास। तो द सिचुएशन इज़ कि कहीं ना कहीं नेवल डोमेन में हालात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और मैं मतलब उसको एक्सप्लेन करना अब यहाँ पर मुश्किल होगा, लेकिन द फैक्ट इज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेवी अलॉन्ग विद पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रिपेयर्डनेस है, उन्होंने इस चीज़ को फोर्स किया कि इंडियन नेवी जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है या फिर इंडियन मिलिट्री जो है वो नेवल डोमेन में कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश ना करे। हालांकि एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी जो है वो उस टाइम के ऊपर इंडियन नेवी के पास थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान नेवी, लेकिन क्या वजह है कि इंडिया उस दिन अपने इस एडवांटेज को यूटिलाइज नहीं कर पाया? आंसर आपको ये मिलेगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अलॉन्ग विद पाकिस्तान नेवी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे, और इसी चीज़ ने डेटर किया उनको इंडिया को एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर ऑपरेशंस करने में। उनको लगा कि इसमें वो कोई एडवांटेज ले सकते हैं। देन अगेन वहाँ पर जो उनके साथ कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। सी नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पिक्चर हियर, जहाँ पर तीनों आपके सर्विसेज चीफ जो है वो एक फ्रेम में मौजूद है, विच अगेन शोज़ जो कि चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, जॉइंटनेस को शोकेस करते हैं कि इस नए इनिशिएटिव के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान नेवी भी ऑन बोर्ड है। एंड जहाँ तक सवाल है कि कुछ लोगों का कि जो कह रहे थे कि क्या इस इनिशिएटिव से पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स जो है वो अंडरमाइन होंगी, क्या वो आर्मी के अंडर आ जाएंगी, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है।
अमेरिका की आप एग्जांपल लें तो अमेरिका के अंदर पेंटागन है, जहां पर एसेंशियली तीनों आर्म फोर्सेस से जो डेटा आता है उसको कंपाइल करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। सेम यही जो मैकेनिज्म है अब पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है डिफेंस फोर्सेस के इनिशिएटिव के तहत। जो जॉइंट डिफेंस फोर्सेस कमांड है, जो नया हेडक्वार्टर बना है, वहाँ पर एसेंशियली अब उस हेडक्वार्टर से तीनों फोर्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लान्स हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो अब वहाँ से जाएंगे। और उन डिसीजंस को यहाँ पर कौन लेगा, ये तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं ये मिलके उन डिसीजंस को लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक जगह पर एक टाइम पर एक ऑफिस रूम के अंदर मौजूद होंगे। अब मेरे यहाँ पर ज़ाती ख्याल की बात करेंगे तो आई जस्ट फील के जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होता है तो ये तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं या कोई भी मिलिट्री हो जहाँ पर जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर नहीं मौजूद, उनके लिए एक डिफ़िकल्टी, नेचुरल डिफ़िकल्टी मौजूद होती है कि तीनों फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अलग-अलग हैं। एयर हेडक्वार्टर अलग है, आर्मी का हेडक्वार्टर GHQ अलग है, नेवल हेडक्वार्टर अलग है। तो ज़माने जंग में या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में तीनों फोर्सेस अलग-अलग, तीनों चीफ्स अपने हेडक्वार्टर से ऑपरेट कर रहे होते हैं और एक डिस्टेंस होता है, यानी कि आप फिज़िकल में एक साथ नहीं होते, उस तरह से आप जो है वो नहीं इंटरेक्ट कर पाते, जॉइंटली ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पाते, जिस तरह से अगर आप तीनों सर्विसेज चीफ या फिर तीनों कमांड जो है वो एक ही हेडक्वार्टर में हो, उस तरह से एक्ट कर पाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, डेटा शेयरिंग के मेथड्स होते हैं, लेकिन इनसे बेस्ट तरीका जो है वो ये जॉइंट डिफेंस फोर्सेस कमांड को इस्टेब्लिश करना, जहाँ पर तीनों चीफ जो हैं वो एक ही टेबल पर मिलकर डिसीजन लें, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। उनका जो डिसीजन है वो सब मौजूद हों, सब स्टाफ मौजूद हो, एयर चीफ का जो स्टाफ है वो मौजूद हो, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, आर्मी स्टाफ, ये सारे अगर एक ही ऑप्स रूम से बैठकर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन, वो प्लान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू एयरफोर्स जो है वो अपने डिसीजंस ले रही है, नेवी जो है वो अपने हिसाब से परफॉर्म कर रही है, आर्मी जो है वो थर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो ऐसी सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर जो मुझे समझ आ रही है कि ये जो डिफेंस फोर्सेस है उनको इस्टेब्लिश किया गया है। अब चीफ इसका कौन बना है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। आप इसको जो मर्ज़ी कहें, ठीक है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज जिसका आइडिया है, जिसने ये आइडिया दिया है, ऑब्वियसली अच्छा आइडिया है, तो उसी का बनता है बनना पहला चीफ। खैर इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, बिकॉज फिर कमेंट्स में आप लोग शुरू हो जाते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन द फैक्ट इज़ आपको यहाँ पर इस पूरे कमांड स्ट्रक्चर की जो एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, जॉइंटनेस, मिलिट्री सिनर्जी है, उसको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अब से इस कमांड स्ट्रक्चर के इस्टेब्लिश होने के बाद जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, मल्टी डोमेन सिनर्जी है, वो पाकिस्तान मिलिट्री की बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और आई थिंक सो कि जब आप तीनों फोर्सेस को एक जगह पर कंबाइन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, एंड देन रिजल्ट्स भी उसके हिसाब से फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल देखने को मिलते हैं। सो अगेन यहाँ पर जिन लोगों को डाउट है कि यहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, नेवी को अंडरमाइन किया जाए, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। कोई भी मॉडर्न मिलिट्री जिसने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट टाइम्स को देखा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ी हों, वो ऐसा पागलपन या फिर ऐसी पागल हरकतें कभी भी नहीं करेगी कि एयरफोर्स की जो कमांड है और नेवी की जो कमांड है वो आर्मी के अंडर दे दे। एसेंशली इन चीज़ों से क्यास फैलेगा, और ना ही मतलब ये एक मतलब गलत फैक्ट आप कह सकते हैं कि फैलाए कि इस जो जॉइंट सर्विस डिफेंस फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्मी और नेवी और एयरफोर्स को अंडरमाइन करेगा। आप कह सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं डिफेंस फोर्स जो नई पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हुई है इससे रिलेटेड, कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहेगी, यानी कि एयरफोर्स अपने डिसीजंस लेगी, नेवी अपने डिसीजंस लेगी और आर्मी अपने डिसीजंस लेगी। डिसीजन लेने पर और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर ना तो एयरफोर्स के ऊपर कोई प्रेशर होगा और ना ही नेवी के ऊपर प्रेशर होगा, बिकॉज एयरफोर्स अपने मैटर्स को अच्छे तरीके से समझती है, नेवी अपनी डोमेन को अच्छे तरीके से समझती है, तो फैसले जो हैं वो इनके ही चीफ्स लेंगे। सिर्फ यहाँ पर सेंटर पॉइंट ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप कंबाइन करके एक कमांड के अंडर लेके आ रहे हैं कि जो भी यहाँ पर डिसीजन होता है वो एक कमांड के अंडर होना चाहिए, सबका उसको पता होना चाहिए कि ये डिसीजन लिया जा रहा है, और बाकी वो फिर अपनी फोर्सेस को उस हिसाब से मैनेज कर पाए। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इसके अंदर कोई बुराई है। ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए,
एंड जब मिलिट्रीज इस तरह के कमांड स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जाती है पूरे स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करने में, उसके बाद फिर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स को बनाने में, सब कुछ करने में यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। एंड जो भी हो रहा है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रियली होप कि अब यहाँ से जो है वो हमारा एक नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स की तरफ कदम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। हम काफ़ी तेज़ी से नए इक्विपमेंट को भी ऐड करेंगे, नई प्रोक्योरमेंट्स भी करेंगे और जो एग्जिस्टिंग कमांड स्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इट इज़ ऑल योर्स। बाकी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।